हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है जो आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की आईटी सेक्शन थी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी ये सेक्शन करवाई जाए। तो ये आज आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा हमारी तरफ से, यानी कि ट्रिपल एस की तरफ से। अंजुम सर आज आप लोगों को लेक्चर देंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और एक पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, वो अंजुम सर आपको लेक्चर के बीच में बता देंगे। तो यहाँ तक चीज़ें जो थी हम लोगों ने आपकी कवर करवाई। बहुत कम लोग इसके लिए अपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आप लोगों को ये चीज़ें करवाई हैं। अब आप लोगों को क्या काम है, आप लोग इनके नोट्स बनाएं, एक बार ही रिवाइज करें, और उसके बाद ऑली बोर्ड पे आप इसके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। आप लोगों को जो डिटेल नोट्स हैं वो भी इन पे मिल जाएंगे, और अभी हाल ही में इनकी सेल चल रही है, ये सिर्फ 16 अगस्त तक रहेगी। आप लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा, फ्रीडम लिखिएगा वहाँ पे। इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का। तो ये आप लोगों के लिए था इंपॉर्टेंट अपडेट। तो चलिए, अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी अंजुम सर की। हमारे एमसीक्यू सीरीज अब चल ही रही है, तो पढ़ते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके टाइम पे हो गए। जेके एसएसबी ने जो एग्ज़ाम कहे हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, और नेशनल लेवल पे भी एग्ज़ाम शुरुआत हो चुकी है। अब किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन कोशिश करिएगा आपकी लाइफ में ना आए। तो मिलते हैं आप लोगों से अब कल। अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी अंजुम सर की। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हेलो एंड वेलकम ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके सिलेबस का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन की गई थी, ये बहुत अहम पोर्शन है आपके सिलेबस का। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए था जिस हिसाब से आपका पोस्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों ने इसको इंक्लूड कर दिया है। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास अगर कोई नॉन साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूँगा उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए। हालाँकि ये थोड़ा सा जो है मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से ही समझाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बारे में डिफरेंस बताई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऐसे जो है डिवाइसेस के साथ डील करते हैं जहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई बहुत कम होती है, कुछ वोल्ट्स की होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, यह होता है एक ऐसा स्टडी, एक ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी जहाँ पे हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल के साथ। कैसे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाए, कैसे इसके फ्लो को जो है मैनेज किया जाए, इसके साथ जो सब्जेक्ट डील करता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स होते हैं या गैसेस वगैरह होते हैं, यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इसका अगर फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो तब हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, वही यहाँ पे बात चल रही है, branch of science that deals with the study of flow of or control of electrons and the study of their behavior। कैसे बिहेव करते हैं या इनका इफेक्ट क्या रहता है वैक्यूम पे, सेमीकंडक्टर्स में या फिर गैसेस में। ठीक है, अगर हम इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, इसी को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपने पढ़ना है वो है डायोड। देखिए, डायोड होता क्या है, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सबसे पहले डायोड को, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स आपने पढ़ने हैं, इसको कभी कभी कैट्स विस्कर भी कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड को कभी कैट्स विस्कर डायोड भी कहते हैं। ये पहली बार दिया था सेमीकंडक्टर डायोड फर्डिनेंड ब्राउन ने। ठीक है, 1874 में पहली बार फर्डिनेंड ब्राउन ने दिया था सेमीकंडक्टर डायोड। अगर आपसे पूछा जाए इन्वेंटर ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड कौन है, तो वो है फर्डिनेंड ब्राउन। 1874 में इन्होंने गैलेना से ये बनाया था। गैलेना हमारे पास एक मिनरल ओर है जिसमें लेड और सल्फर जो है सल्फाइड है। ठीक है, लेड और सल्फाइड का बना हुआ होता है गैलेना। यहाँ से इन्होंने एक डायोड बनाया जिसे हम पहले सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से जानते हैं। चलिए, डायोड क्या होता है, ये एक टू टर्मिनल डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन प्राइमरीली ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखिए होता क्या है, ये हमारे पास डायोड की सिंबल है। हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो है दो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं जिन्हें हम होल्स कहते हैं, दूसरा होता है हमारे पास जिसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो बीच में एक दीवार सी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में जो है पॉजिटिव चार्जेस खड़े हो जाते हैं, यहाँ इस साइड में नेगेटिव चार्जेस खड़े हो जाते हैं, तो ये एक दीवार सी बन जाती हैं। इसको हम कहते हैं जंक्शन।
इस दीवार को हम जंक्शन कहते हैं। जब हम दो मटेरियल्स को मिलाते हैं, एक की चार्ज पॉजिटिव होती है, दूसरे की चार्ज नेगेटिव होती है, इसमें हम जो है हमारे पास कोई मटेरियल होता है, इसमें हम डोपिंग करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इंप्योरिटीज़ इस तरह से करते हैं ऐड ताकि इसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस बने। दूसरा मटेरियल हमारे पास है, इसमें हम ऐसी इंप्योरिटीज़ ऐड करते हैं जिसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा बनते हैं। तो इन दो को जब हम मिलाते हैं, साथ में सैंडविच करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक दीवार बन जाती है, उससे हम जंक्शन कहते हैं, जिसे हम पीएन जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसी बिना पे ये डायोड बन जाता है, सेमीकंडक्टर डायोड इसी तरह से बन जाता है। तो ये एक ऐसा 2 टर्मिनल डिवाइस है जो एक ही डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है प्राइमरीली। हम रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा किस तरह से करते हैं। तो ये जो डायोड की सिंबल है वो इस तरह से आपके सेमीकंडक्टर डायोड की एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम एनोड कहते हैं, दूसरा इसका टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है जिसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क की है ये रिप्रेजेंट करता है आपका जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, इसको कभी कभी पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। देखिए ये जो डायोड होता है ये ज़्यादातर दो तरह के सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ होता है, जिसमें एक सिलिकॉन है, दूसरा है जर्मेनियम। बहुत मशहूर जो इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो एनोड होता है ये मोर पॉजिटिव होता है, ठीक है। देन कैथोड कब, जब ये जो एनोड जो है जब ये पॉजिटिव होता है, कैथोड तो नेगेटिव हमारे पास, कैथोड से ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो तब हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। या दूसरे अल्फाजों में मैं आपको समझा दूं, अगर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करें और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करें तो इससे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस किया, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल दिया और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल दिया। ठीक है, तो उस सिलसिले में हम इसको क्या कहते हैं कि हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया, हमने डायोड को फॉरवर्ड बैटरी दे दी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ। जब इस तरह से हम बैटरी उसके साथ अटैच करते हैं तो हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट करें, अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ही एनोड की तरफ दें और पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड की तरफ दें तो इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। ठीक है, याद रखें, इस चीज़ को याद रखें। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ कनेक्ट किया जाए और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ कनेक्ट किया जाए, उससे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और इसका अपोजिट जो है वो है रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस में ही करंट कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है, हालांकि कर भी सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में जब इसको हाई वोल्टेज हम देते हैं, जब हाई वोल्टेज देता है तो ये जो बीच में दीवार होती है ना, ये जो जंक्शन होता है ये टूट जाती है ये दीवार। उसके बाद जो करंट का फ्लो होता है वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो फिर बिना कंट्रोल के जो है वो करंट चल जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होता है फॉरवर्ड बायस एक डायोड और एक होता है रिवर्स बायस। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझ आया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ किया और कैथोड के साथ किया, नेगेटिव टर्मिनल को ये हमारे पास हुआ फॉरवर्ड बायस, और इसका अपोजिट किया तो हमारे पास हुआ हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। देखिए, हमारे पास डायोड्स बहुत तरह के हैं। एक है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडीज जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास एक डायोड है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है हमारे पास लेज़र डायोड, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी सिंबल। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अवलांच डायोड है, जीनर डायोड है हमारे पास, शॉर्ट की डायोड्स हैं हमारे पास, फोटो डायोड्स है। ठीक है, क्योंकि फोटो डायोड्स काम करता है जब ये जब हम इस पर आफ्ताब की लाइट पड़ती है, सनलाइट इस पर पड़ती है, ठीक है, फोटोन इस पर पड़ते हैं, तो तब इसलिए इसका सिंबल इस तरह से है। ठीक है, फोटॉन्स यहाँ इस तरह से आते हैं, लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड जो है इससे यहाँ से लाइट इमिट हो जाती है, इसलिए बाहर की तरह ये एरो है। इसी तरह हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है जो आपके सिलेबस में है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, जिसमें एक जंक्शन बनता है, एक दीवार बनती है जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं, ये हमारे पास 3 कंडीशन में हो सकता है। एक जो मैंने आपको कहा ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है, दूसरा ये रिवर्स बायस हो सकता है, और तीसरा होता है जीरो बायस्ड, यानी कि डायोड के साथ हम कोई बैटरी अटैच नहीं करते हैं। देखिए, जब हम फॉरवर्ड बायस इसको करते हैं तो थोड़ी वोल्टेज हमने देनी पड़ती है। जब थोड़ी वोल्टेज देते हैं तब तक करंट फ्लो नहीं करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ जो है यहाँ से वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से करंट रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अब देख लीजिए, थोड़ी वोल्टेज तक करंट नहीं चला, यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ से करंट फिर लीनियरली चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली यहाँ से करंट स्टार्ट होता है और करंट बढ़ जाता है आगे, इससे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस में नहीं चलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो डायोड है हमारे पास, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। मेरे पास ये डायोड है,
ठीक है, यह है पॉजिटिव टर्मिनल, यह है नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर मैंने इसको पॉजिटिव के साथ नहीं बल्कि नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, तो ये हमारे पास हुआ रिवर्स बायस। इस सिलसिले में इस केस में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत कम करंट यहाँ पे चलता है, लेकिन बहुत नहायत कम नेग्लिजिबल करंट चलती है। लेकिन जब इस पे वोल्टेज आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं वोल्टेज और बढ़ाते हैं वोल्टेज, तो इसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो दीवार यहाँ पे इन दो मटेरियल्स के दरमियान थी, ये दीवार खत्म हो जाती है और इसमें करंट जो है बेतहाशा फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल करंट जो है कॉन्स्टेंटली एकदम करंट फ्लो हो जाती है फिर जब इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास है फॉरवर्ड बायस की ग्राफ, ये हमारे पास है रिवर्स बायस की ग्राफ। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़ती है, बड़ी लीनियरली बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एकदम करंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज करंट पास होती है रिवर्स बायस में। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज कम देंगे तो करंट कंडक्ट नहीं होता है, यानी कि नेग्लिजिबल करंट कंडक्ट होता है, जिसे हम करंट लीकेज भी कहते हैं कभी कभी। अब देख लीजिए, जर्मेनियम के लिए हमारे पास 300 मिली वोल्ट अगर हम देंगे इसमें वोल्टेज, तो उसके बाद फॉरवर्ड बायस में करंट चलेगी। ठीक है, सिलिकॉन के लिए 690 मिली वोल्ट पे यहाँ पे करंट चलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जर्मेनियम में 50 माइक्रो एम्पियर करंट चलती है। देखिए -50 माइक्रो एम्पियर करंट चलती है, कहाँ पे, पहले यानी कि करंट बहुत कम चलती है। उसके बाद है -20 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे करंट चलती है, कहाँ, किसमें, सिलिकॉन के केस में, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल करंट चलती है अगर हम इसको रिवर्स बायस करें तो। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में अगर हम इतनी वोल्टेज देंगे, उसके बाद लीनियरली करंट चलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस, जब हम लीनियर इसको जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसका अपोजिट करेंगे तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी, यहाँ आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी। जीरो बायस यानी कि अगर इस पर बैटरी अटैच नहीं होगी तो इसका कोई फायदा नहीं बनता है, कोई मोल नहीं बनता है। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डायोड के। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। इसके एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है? ये रेक्टिफायर पे होता है, जहाँ पे हम सिग्नल को रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है क्लिपिंग सर्किट में इस्तेमाल होता है हमारा डायोड। क्लैंपिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे पास जहाँ पे क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्लैंपिंग की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिकल गेट्स में इस्तेमाल होते हैं, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है आपका डायोड्स। इसी तरह रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप इसको स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होती है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होती है, तो आप इसको स्विच के तरीके पे, स्विच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं हम डायोड के। देखिए एडवांटेज क्या है डायोड के, ये चीपर है वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था इससे पहले जिसका इस्तेमाल हुआ करता था कंप्यूटर्स वगैरह में भी फर्स्ट जनरेशन में, तो उसके बाद जब हमारे पास डायोड्स आ गए, तो डायोड्स क्या हुआ कि डायोड्स जो है ये बिल्कुल सस्ते थे, क्योंकि ये इसका साइज़ बहुत छोटा है, सस्ते पड़ते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था, स्मॉल साइज़ है इसका, लाइट वेट है, ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले किए जा सकते हैं। पावर कंजप्शन इसमें कम है, ये लो पावर पे भी ऑपरेट करता है। इसी तरह इसकी लाइफ जो है लॉन्ग है और रॉबस्ट है कंस्ट्रक्शन में। इसको जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाता है, इसको ये जो फ्रेजाइल वगैरह नहीं बनता है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये करंट प्रोड्यूस नहीं करता है जब वोल्टेज नहीं देंगे, यानी कि जीरो बायस जिससे हम कहते हैं, जब इसमें वोल्टेज ही नहीं देंगे तो इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा। इसी तरह ये बार करता है रिवर्स करंट को, ये स्टॉप करता है रिवर्स करंट को, इसको स्विच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है? कैन नॉट विथस्टैंड विथ हाई रिवर्स वोल्टेज। अगर वोल्टेज रिवर्स में बहुत ज़्यादा देंगे तो फिर इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट फ्लो स्टार्ट होना शुरू होता है। इसी तरह कभी कभी इसका रिस्पॉन्स जो है बड़ा पुअर रहता है। अगर आप देखिए रिवर्स बायस में इसका रिस्पॉन्स बहुत पुअर रहता है, अगर आप कुछ वोल्टेज बढ़ा भी देते हैं तब भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इट हैज़ रिवर्स सैचुरेशन करंट। अच्छा, जब आप रिवर्स बायस करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं वोल्टेज, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो करंट जो होता है वो फिर कांस्टेंट ही रहती है, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। इसलिए यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो भी बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उससे करंट की लीकेज हो सकती है। नॉइज़ लेवल इज़ हाई फॉर हाई रेंज फ्रीक्वेंसीज। तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है जब हम हाई रेंज फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं डायोड में, तो वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिस्टर पे। ये था डायोड, जहाँ पे हमारे पास जो है एक जंक्शन होता था, जहाँ पे दो मटेरियल्स को हम मिलाते थे। एक पी टाइप होता था यानी कि पॉजिटिव टाइप, दूसरा एन टाइप होता था नेगेटिव टाइप। तो इनको हम मिलाते थे, एक जंक्शन बीच में क्रिएट होता था, उससे हम कहते थे डायोड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 लेयर्स हमारे पास रहते हैं। ठीक है,
अब देख लीजिए, ट्रांजिस्टर पहले बनाया किसने था? बर्नौली ने बनाया था, ब्रेटन ने बनाया था और शॉकली ने बनाया था। 3 लोगों ने साथ में पहली बार ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में। ठीक है, तो क्या है, पहले हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, या इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। देखिए, इट इज़ ए मिनिएचर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रेगुलेट करता है या उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, उससे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ये डायोड का एडवांस्ड वर्जन है। क्लियर? चलिए देखते हैं, अब हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 जो हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है जिसे हम इमिटर कहते हैं, दूसरा होता है हमारे पास बेस जिसे हम कहते हैं, तीसरा टर्मिनल जिसे हम कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक, बेस देख लीजिए क्या होता है। बेस यूज होता है एक्टिवेट करना ट्रांजिस्टर, जब आपको ट्रांजिस्टर एक्टिवेट करना होता है तो उसके लिए आपको बेस टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप इसको ग्राउंड भी कह सकते हैं कभी कभी। इसी तरह कलेक्टर टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसी तरह इमिटर जो है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर होता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। पहले हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या है। देखिए, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स है 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास बीजेटीज, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके 2 हमारे पास वेरिएबल्स है। एक है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन होता है एक, दूसरा होता है पीएनपी। इनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके हमारे सिलेबस में है। और एक टाइप है हमारे पास फेट्स, जिन्हें हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि टर्मिनल्स कौन से होते हैं फेट के, तो इसमें होता है एक गेट, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन। लेकिन हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसमें होता है इमिटर, उसमें होता है बेस और उसमें होता है कलेक्टर। लेकिन यहाँ पे होता है गेट, सोर्स और ड्रेन। अच्छा, इसके और भी कुछ वेरिएबल्स हैं। एक है हमारे पास मॉसफेट, जिसे हम कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर की बैटरीज में इस्तेमाल होता है। अगर आप देखेंगे, आप कंप्यूटर जब स्विच ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, उसके बाद जब ऑन करते हैं, खुद ब खुद वहाँ पे डेट और जो आपका टाइम होता है वो फिर भी वहाँ पे रहता है, बराबर अपने टाइम रहता है, अपना डेट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इस वजह से, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है वो बैकएंड में चलता है, उसके लिए एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मॉसफेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिसको हम कभी कभी सीमॉस भी कहते हैं, सीमॉस बैटरी भी। अच्छा, बहरहाल दूसरा हमारे पास है एक और वैरायटी जो जिसे हम जेफेट कहते हैं, आईटी फेट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है फ्रेड फेट। ये हमारे पास कुछ वैरायटीज़ है फेट के, या आप कह सकते हैं दूसरा टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जो है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कभी नाम पूछा गया तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, पीएन ट्रांजिस्टर जो हमारे पास बीजेटी का एक टाइप है, क्योंकि बीजेटी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, ये आपने पढ़ना है। पीएनपी क्या होता है? देखिए, हमारे पास पहले 2 मटीरियल्स होते थे, एक होता था पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, या होल्स ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते थे। और नेगेटिव टाइप में नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते थे। लेकिन इस बार हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 मटेरियल्स है। एक है पॉजिटिव टाइप, दूसरा है नेगेटिव टाइप, तीसरा है हमारे पास पॉजिटिव टाइप। यानी कि अगर हमारे पास ये नेगेटिव टाइप इन 2 पी टाइप्स में सैंडविच किया गया होगा, आपने सैंडविच देखा होगा, पहले एक जो है एक ब्रेड का पीस डालते हैं, उसके बाद कुछ मटेरियल डालते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, बटर क्रीम वगैरह, ठीक है, मेयोनीज, और उसके बाद ऊपर से फिर और एक और जो है ब्रेड का पीस डाला जाता है। उसके बाद आपका सैंडविच रेडी हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे नीचे पी टाइप मटेरियल डाला जाता है, उसके बाद एन टाइप मटेरियल डाला जाता है, उसके बाद ऊपर से फिर पी टाइप मटेरियल, यानी कि एन टाइप सैंडविच होता है बिटवीन 2 पी टाइप्स। इससे हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कि 2 पॉजिटिव टाइप मटेरियल के दरमियान एक नेगेटिव टाइप मटेरियल जो है, एक नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर जो है, वो सैंडविच होता है इन 2 के दरमियान, उससे हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखते हैं डेफिनेशन से। देखिए, टाइप ऑफ बीजेटी वायर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल्स। 2 पी टाइप मटेरियल्स के दरमियान ये एन टाइप जो है सैंडविच किया जाता है। यहाँ देखिए, ये आपका जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये आपका इमिटर हुआ, ये आपका बेस यानी कि बेस टर्मिनल हुआ ट्रांजिस्टर का, ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल। इसी तरह ये क्या करता है? ये करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है? आपके करंट का फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास देख लीजिए, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इसका सिंबल। अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर जो हमने पढ़ा, ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इमिटर से
यहाँ करंट जाती है, ठीक है, यहाँ से करंट जाती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली पी बन जाता है। अगर आपको सिंबल दी गई है, आपको कहा जाता है इसको पहचान लीजिए, आप खुद पहचानने चाहिए, ये जो एरो है यहाँ से जाता है, जहाँ से जाता है इसका मतलब है पॉजिटिव से करंट निकल गई है, तो यहाँ पहुँच गई, तो ये आपका पी ऑटोमेटिकली हुआ। दूसरा साइड खुद ब खुद पी बन जाता है और ये बन जाता है एन, इस तरह से पहचान लेते हैं, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ, ठीक है। इसमें आपका इमिटर है जहाँ से करंट निकलती है, और ये आपका कलेक्टर है जहाँ पे करंट चली जाती है, और ये बेस है जो एक्टिवेट करता है। अच्छा, ये जो हमारे पास है, ये इसको हम कभी कभी, ये जो इमिटर और बेस है, इस डायोड की ये एक जंक्शन बनता है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इससे हम कहते हैं इमिटर बेस डायोड। और ये जो कलेक्टर और बेस के दरमियान एक जंक्शन बनता है, इससे हम कहते हैं कलेक्टर बेस डायोड, क्योंकि यहाँ पे दो जंक्शंस बनते थे। डायोड में एक ही जंक्शन बनता था, यहाँ पे दो जंक्शंस बनते हैं क्योंकि तीन मटेरियल्स है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, एक जो हमारे पास है वो ये है एक जंक्शन, दूसरा जो है वो ये जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है, दो जंक्शंस हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, इसलिए हमारे पास दो डायोड्स बनते हैं, एक है इमिटर बेस डायोड, दूसरा है कलेक्टर बेस डायोड। तो इस तरह से हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सिंबल इस तरह से होती है। कंट्रोल को करता है, ये फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये एक ऐसे बीजेटी होता है जहाँ पे दो एन टाइप मटेरियल्स के दरमियान, ये एन टाइप होता है और एक एन टाइप हमारे पास होता है, इनके बीच सैंडविच होता है एक पी टाइप, उससे हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। वन पी टाइप विद इन टू एन टाइप्स, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता चल सकता है एनपीएन से ही, दो एन के दरमियान एक पी होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है। अब देख लीजिए, टाइप ऑफ बीजेटी इन विच पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स। दो एन टाइप मटेरियल्स में एक पी टाइप मटेरियल जो होता है वो सैंडविच होता है। इसमें भी हमारे पास तीन टर्मिनल्स होंगे, जाहिर सी बात है, एक है इमिटर हमारे पास, ये है कलेक्टर और ये है बेस, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, ये है इसकी सिंबल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरो बाहर की तरह आ रहा है, एरो बाहर की तरह आ रहा है। जो ही एरो बाहर की तरह आ रहा है, आपको खुद पता चलना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। जब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ पे एन और एन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही कॉन्फ़िगरेशंस हैं, या एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है। यहाँ पे पी मुझे पता चला तो दो टर्मिनल्स में एन होगा, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। अगर आप सिंपल देख के ही आपको बताना होगा कि कौन सा किस तरह का जो है ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है या एनपीएन है। बेसिकली इसको एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। एम्पलीफाई यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। अगर मेरे पास ये सिग्नल है, ये बड़ी वीक है, अगर मैं एम्पलीफायर में बीच में इस्तेमाल करता हूँ तो एम्पलीफायर इस सिग्नल को जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देगा, उससे हम एम्पलीफाई करना कहते हैं। तो ज़्यादातर हम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको के लिए इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफाई करने के, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ानी किसी सिग्नल की जब होती है तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो डायोड्स होते हैं, ये हमारे पास है इमिटर बेस्ड डायोड, ये हमारे पास है कलेक्टर बेस्ड डायोड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके ऑपरेशंस क्या है। देखिए, ये जो बीजेटी है इसके तीन ऑपरेशंस है। सबसे पहला जो है वो है एक्टिव रीजन, यानी कि फॉरवर्ड रीजन। जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर, ये एक ऐसा रीजन होता है, ये एक ऐसा जो है स्पेस होता है जहाँ पे ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये एज एन एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है। यानी कि एक्टिव रीजन, जब हम ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस करते हैं, ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उससे उस समय में क्या होता है, ये एक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कौन सा होता है? द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑन, जहाँ पे ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑन है एंड ऑपरेट्स एज ए स्विच। यहाँ पे एज ए स्विच काम करता है, जिस तरह डायोड एज ए स्विच काम करता था, इसी तरह यहाँ पे एज ए स्विच काम करता है, यानी कि ये रिवर्स बायस होता है, ठीक है। सच एज कलेक्टर करंट इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट। ये जो कलेक्टर करंट होती है, जो फाइनल हमारे पास करंट पहुंच जाती है, कलेक्टर जो करंट को कलेक्ट करता है, यहाँ पे ये करंट होती है सैचुरेशन करंट के बराबर, ठीक है। जैसे रिवर्स ब्रेकडाउन में हमारे पास सैचुरेशन करंट पैदा होती है, इसी तरह यहाँ पे भी सैचुरेशन करंट पैदा होती है, जो होती है इक्वल टू कलेक्टर करंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है एक और रीजन जिसे हम कट ऑफ रीजन कहते हैं, द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर इज फुली ऑफ, जहाँ पे ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑफ है एंड कलेक्टर करंट इज इक्वल टू जीरो। और कलेक्टर करंट किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर की। वो तभी होगी जब हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे पास वहाँ पे फॉरवर्ड बायस था, रिवर्स बायस था और जीरो बायस था, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, ठीक है। सैचुरेशन रीजन यानी कि रिवर्स बायस, और इसी तरह हमारे पास है यहाँ पे कट ऑफ रीजन, जिसे हम कहते हैं जीरो बायस भी। जब हमारे पास करंट नहीं होगी, जब हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, तो करंट ही प्रोड्यूस
प्रोड्यूस नहीं होगी। जब करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम इसको जीरो बायस भी कह सकते हैं या कट ऑफ रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए अब जो हमारे पास इसमें कॉन्फ़िगरेशन है किस तरह से कनेक्ट करें, ये बहुत ह्यूज टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता हूँ आप इसमें ज़्यादा जो है डीप जाएं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। और अगर इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे वो इसी में से आ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स में ही पूछे जाएंगे नाम आपसे पूछे जाएंगे, किसने बनाया है आपसे पूछा जाएगा, क्या होता है फॉरवर्ड बायस, क्या होता है रिवर्स बायस, ये आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली मेथड्स बताए हैं कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है हमारे पास इमिटर, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है समझ लीजिए। हमारे पास यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है हमारे पास आउटपुट। ये जो इमिटर है, अगर इमिटर दोनों में कॉमन होगा, यहाँ इनपुट में भी इमिटर है और आउटपुट में भी इमिटर है, ठीक है, यानी कि इमिटर इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, उससे हम कहते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास कलेक्टर कॉमन है, यानी कि इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, यानी कि इनपुट में भी एग्जिस्ट करता है और आउटपुट में भी एग्जिस्ट करता है, उससे हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर। अगर बेस कॉमन होती है इनपुट में भी आउटपुट में भी, उससे हम कहते हैं कॉमन बेस। देखते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास हुआ ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये हमारे पास है ट्रांजिस्टर। ये कौन ज़रा बता दीजिए मुझे, ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, ये पीएनपी जंक्शन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए एरो बाहर की तरह आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से करंट निकल रही है, जहाँ से करंट निकल रही है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये एन बना, ये एन बना, ये आपके पास एनपीएन बना। अब देख लीजिए, मैं अगर इनपुट में, ये जो मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ से मैं बेस, ये मेरे पास बेस है, ठीक है, बेस और इमिटर को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेस और इमिटर कॉमन लेता हूँ। दूसरे में कलेक्टर और इमिटर को यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये मेरा पास आउटपुट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इमिटर जो है, अगर आप देखेंगे इमिटर यहाँ पे भी आया, इमिटर यहाँ पे भी आया, तो इसे हम कॉमन इमिटर कहते हैं। इनपुट में भी हमने इमिटर देखा और आउटपुट में भी हमने इमिटर देखा, उससे हम कहते हैं कॉमन इमिटर। इसी तरह अगर बेस भी कॉमन होगा इनपुट में भी और आउटपुट में भी, उसे हम कॉमन बेस कहेंगे। कलेक्टर होगा तो उसे हम कॉमन कलेक्टर कहेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है जब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें वोल्टेज गेन भी होता है, उसमें करंट गेन भी होता है। इमिटर में दोनों होते हैं, ठीक है, ई जो है इमिटर है, ई फॉर इमिटर और ई फॉर इसमें एनहेंस होता है, वोल्टेज भी एनहेंस होता है और करंट भी एनहेंस होता है, ठीक है। आप देख लीजिए कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर जब होता है इसमें वोल्टेज गेन नहीं होता है, बल्कि इसमें खाली करंट गेन होता है। सी फॉर करंट, सी फॉर कलेक्टर। याद रखिए, इन कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कॉमन इमिटर में क्या गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है, करंट गेन होता है, दोनों गेन होते हैं, दोनों एनहेंस होते हैं। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, खाली सी फॉर कलेक्टर, सी फॉर करंट, खाली करंट इसमें गेन होगा, ठीक है। इसी तरह कॉमन बेस जो है, इसमें खाली वोल्टेज जो है वो गेन होगी, करंट गेन नहीं होगा। ये आपको ऑटोमेटिकली फिर याद रहेगा, जब आपको कलेक्टर याद रहेगा इसमें करंट गेन होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि बेस में फिर वोल्टेज गेन होता होगा, ठीक, क्लियर। तो ये आपने 3 मेथड्स या 3 कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने हैं। मैं इसमें डीप भी जा सकता हूँ, इसमें जो है जो कंस्ट्रक्शंस है ट्रांजिस्टर्स वगैरह की वो भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पढ़ चुका हूँ अच्छी तरह से। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आपको कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि नॉन साइंस स्टूडेंट्स हमारे साथ है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो बेसिक से ही आ जाएगा। चलिए एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस है ट्रांजिस्टर की। सबसे पहले एप्लीकेशंस लॉजिक सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, ऑसिलेटर में इस्तेमाल होता है, जहां हमें जो है करंट को ऑसिलेट करना पड़ता है बार बार एक ही जगह पे, ठीक है। एम्पलीफायर के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर के लिए इस्तेमाल होता है, मॉड्यूलेटर यानी कि जब हमने सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है, छोटी स्ट्रेंथ की सिग्नल को बड़ी स्ट्रेंथ की सिग्नल के साथ मिलाना है, उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, उसको अलग अलग करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। या डिटेक्टर, अगर हमने डिटेक्ट करना होगा छोटी करंट भी जो है ट्रांजिस्टर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस है ट्रांजिस्टर की, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, लार्ज गेन बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ का जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कैपेसिटी इसकी बहुत है बैंडविड्थ की। दूसरी बेटर वोल्टेज गेन है इसमें, जो हमने देखा है। इसी तरह ऑपरेट्स इन लो एंड हाई पावर, लो पावर में भी ये ऑपरेट करता है और हाई पावर में भी ऑपरेट करता है। लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा नहीं होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो हमने देखा कॉमन बेस अलग है, कॉमन इमिटर अलग है, कॉमन कलेक्टर अलग है, फिर इसमें अगर हम चेंज और करेंगे फॉरवर्ड जो हमने देखा
जिसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं, सेचुरेशन रीजन जो हमने देखा जिसमें हम रिवर्स बायस करते हैं, या फिर हमने जो देखा फाइनल में जो हमने ज़ीरो बायस देखा, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज जिसे हम कहते हैं। ये हमारे पास है अलग अलग चीज़ें जहाँ पे ये स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मोर नाइज, इसमें ज़्यादा नाइज प्रोड्यूस होता है। लो थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ट्रांजिस्टर जो है पूरी तरह से उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है, ठीक है। फिर यानी कि ये ज़्यादा जल्दी स्विच नहीं कर सकता है बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। अगर ज़्यादा स्विच करने की कोशिश करेंगे तो ये शट ऑफ ही हो जाएगा, सॉरी ये ख़त्म ही हो जाएगा, शट डाउन ही हो जाएगा ये आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर जो हमारे पास है, ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसको हम ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए या कोई लीनियर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एम्पलीफायर बाय इट्स नेम आपको मैंने बताया कि एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। अगर आपके पास ये सिग्नल वीक सिग्नल होगी, अगर आप एक एम्पलीफायर को ये सिग्नल देंगे तो एम्पलीफायर क्या करेगा, अगर ये एक्स है सिग्नल, इसको ए टाइम्स एक्स बना देगा, यानी कि इसको एम्पलीफाई करेगा, इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना देगा, ठीक। हमारे पास क्या होता है, कुछ सिग्नल्स हमारे पास जो हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है, ये वीक होती है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इनको मॉड्यूलेट करते हैं, हम इनको एम्पलीफाई करते हैं। बीच बीच में हम कहीं पे एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो सिग्नल है जो हम कहीं पहुंचाना चाहते हैं ये उसी सूरत में वहाँ पहुँचे जिस सूरत में हम पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। देखें, क्या है एम्पलीफायर जिसको हम अभी कभी ओप एम्प भी कहते हैं, हम इसको याद रखें, इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें बिल्कुल जो है सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस लीनियर, नॉन लीनियर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिनको हम लीनियर ऑपरेशंस के लिए या नॉन लीनियर ऑपरेशंस के लिए या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कहते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर भी कहते हैं, सॉरी डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर इसको कभी कभी कहते हैं, याद रखें इसको। अच्छा, हमारे पास जो एम्पलीफायर्स हैं, हमारे पास दो तरह के एम्पलीफायर्स हैं। एक है आइडियल ओप एम्प्स, यानी कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, या प्रैक्टिकल, या हम इसको रियल भी कह सकते हैं, रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ये जो आइडियल होते हैं ना, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये थ्योरेटिकल, ये खाली बुक्स पे होते हैं। इस तरह से होना चाहिए, काश, वो जो काश होता है ना, काश की ये होता, काश की वो होता, ये वो काश है, ठीक है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो हमारे पास आइडियल है, जो हमारे पास थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर्स में हम ये जो है एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस जो होती है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है, वो इनफाइनाइट होती है। यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस जिसे हम कहते हैं, ट्रांजिस्टर में रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं, तो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस ZI से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनफाइनाइट ओम की होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो है हमारे पास यूनिट है वो ओम है, ठीक है, ओम है। तो हमारे पास जो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो होती है वो 0 ओम होती है। आइडियल जो थ्योरेटिकल है हमारे पास, हम ऐसा जो है चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकल में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है वो इनफाइनाइट वोल्ट का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनिट मेंशन करना भूल गया, इनफाइनाइट वोल्ट का होता है। इसी तरह बैंडविड्थ इन्फिनिटी होती है, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है, ठीक है, जहाँ पे सिग्नल जो है रिजेक्ट होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। और स्लीव रेट होता है, जब हमारे पास करंट आता है तो कितनी देर में वो रेस्पॉन्स करता है, जो ही हम यहाँ से सिग्नल देते हैं तो उस सिग्नल का कितनी देर में रेस्पॉन्स मिलता है, उससे हम स्लीव रेट कहते हैं, वो भी यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो क्या क्या इनफाइनाइट होता है यहाँ पे, एक इनपुट इन्फिडेंस इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, और ओपन वोल्टेज जो गेन जो है वो इनफाइनाइट होता है, बैंड विड्थ इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। खाली आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो 0 ओम की रहती है, ये याद रखें। ये चीज़ें अगर आपने याद रखी तो मैं अगर एग्जामिनर होता मैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता आपको। याद रखिए, आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि उनको पता है ये नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं इसमें मैक्सिमम, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, जो सुपरफिशियल क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा जाएगा आइडियल एम्पलीफायर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखें, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है,
इसमें ओपन लूप वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। खाली इसमें आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो 0 ओम की होती है, याद रखें, इस चीज़ को याद रखें। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ये जो इनपुट इम्पीडेंस जो होती है, इनपुट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास कुछ मेगा ओम्स की होती है, ठीक है, कुछ मेगा ओम्स, मेगा मीन्स 10⁻⁶, ठीक है, कुछ मेगा ओम्स की होती है। और हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो फ्यू ओम्स की होती है, यानी कि कम रहती है, वो लो रहती है, लेकिन जीरो नहीं रहती। इसी तरह ओपन वोल्टेज गेन यहाँ पे हाई रहता है, इनफाइनाइट नहीं रहता है, बैंडविड्थ यहाँ पे हाई रहता है, कॉमन रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड जो हमारे पास है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वो CMRR है, यहाँ पे CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है यहाँ पे हाई है, और इसी तरह स्लीव रेट जो है ये भी यहाँ पे हाई रहता है। खाली जो हमारे पास लो रहता है वो रहता है आउटपुट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो रहती है, आउटपुट इम्पीडेंस जिसको आप कहते हैं। ये याद रखें आप, हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हमारे पास आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दूसरा हमारे पास रियल या प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये हमारे पास दो तरह के एम्पलीफायर्स होते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये याद रखना है, इस नाम को ना बोलिए। IC741 हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है या ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो मोस्ट कॉमन है। IC741 को याद रखें, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड मोस्ट प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल में यूज़ होता है। 741 IC741 याद रखें, एक ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या है एम्पलीफायर के, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इन्वर्ट करता है सिग्नल को, यानी कि 180 डिग्री फेज चेंज करता है। अगर आपने इस तरह से सिग्नल दिया है यहाँ से, तो ये इसको इन्वर्ट करता है। एक तो इसको एम्पलीफाई भी करता है, बड़ा भी करता है, लेकिन इसको इन्वर्ट भी करता है, इस तरह से करता है ये, ठीक है, इस तरह से इन्वर्ट करता है। यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ, यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा, तो 180 डिग्री फेज एंगल चेंज होता है, इन्वर्ट करता है पूरी सिग्नल को। एक तो बड़ा भी करता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, लेकिन इसको इन्वर्ट भी करता है, उल्टा कर देता है इसको। दूसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है, इसमें एम्पलीफाई तो करता है लेकिन इन्वर्ट नहीं करता है, बिल्कुल ऐसे ही रखता है, लेकिन खाली इसका जो है स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, वोल्टेज फॉलोवर, यानी कि जो वोल्टेज हम हमारे पास इनपुट में रहती है वही आउटपुट में भी रहती है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। इसके लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एडर के लिए, अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना चाहते हैं, एडर बनाना चाहते हैं, सबट्रैक्टर बनाना चाहते हैं, इंटीग्रेटर बनाना चाहते हैं, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अगर हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, ठीक है। चलिए, अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये यूनिवर्सल है, ये हम लगभग मैक्सिमम ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं, और हर जगह ये इस्तेमाल हो जाता है, लगभग हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट में। दूसरा, वोल्टेज कंपेरेटर्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने वोल्टेज कंपेयर करना है दो डिवाइसेस का, तो उसके लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिसिशन रेक्टिफायर, अगर हमने रेक्टिफाई करना है सिग्नल को, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अगर हमने बनाना है, उसके लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन में पढ़ा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ। पहला ये है कि इसके लिए ये लो पावर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, हाई पावर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा, ये इसमें हाई वोल्टेज गेन होता है। अगर लो वोल्टेज गेन आपको चाहिए तो उसके लिए आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सूट नहीं करता है, ये उसके लिए एप्ट नहीं है। इसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर शट ऑफ व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज बिलो स्पेसिफिक लेवल। इसमें लोड रेजिस्टेंस यानी कि इनपुट इंपीडेंस जो है वो कुछ लेवल की होनी चाहिए, अगर वो कम होती है तो उस केस में ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये शट ऑफ हो जाता है, यानी कि ये बंद ही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ इसके डिसएडवांटेज। तो ये था हमारे पास जो आपके सिलेबस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिलेबस में था, BJT सिलेबस में था, और उसके अलावा जो था डायोड सिलेबस में था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको बताई ये आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में है एप्लीकेशंस ऑफ IT इन इंडिया, वो आपके लिए होमवर्क है। और इसके अलावा जो हमारे पास एक टॉपिक रहता है कंप्यूटर एप्रिसिएशन, कंप्यूटर एप्रिसिएशन का मतलब ही है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके साथ ही आपका जो है IT का भी सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन ये टॉपिक जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को रोका हुआ था, क्योंकि इसको मुझे अच्छी तरह से देखना था। तो इसके साथ ही आपका IT का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा में मेरा हैंडल है A Shakir 01, ठीक है, A Shakir 01,
ये @ नहीं है, कुछ लोग @ उसको समझते हैं। इट्स ए शाकिर 01, ए शाकिर 01। यहाँ पे मुझे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है, ठीक है। चलिए यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं। आपका आईटी का सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसके लिए मैंने आपको कमिटमेंट दी थी। आज आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरा आईटी पोर्शन पढ़ाना कैसा लगा। क्योंकि आपका जो है मैक्सिमम पोर्शन कंप्यूटर के साथ मैच होता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ने जल्दी ख़त्म किया, लेकिन नहीं। आप अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 50% जो है पोर्शन वो कंप्यूटर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चलिए इजाज़त लेते हैं आपसे। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप कामयाब हो जाएं। बाय।